नमस्कार। इतिहास में ना कुछ पहेलियां ऐसी हैं जो दिमाग घुमा देती हैं। और उनमें से एक है एक महान सभ्यता का अचानक से गायब हो जाना। या क्या वो सच में गायब हुई? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। बात होगी हड़प्पा सभ्यता की, जिसने पतन को नहीं बल्कि एक बदलाव को चुना। तो सवाल यही है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, कि एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसके शहर इतने ज्यादा एडवांस थे। जरा सोचकर देखिए, हम बात कर रहे हैं आज से हजारों साल पहले की। उनके शहर पूरी प्लानिंग के साथ बसाए गए थे। ड्रेनेज सिस्टम तो कमाल का था, आज के शहरों को टक्कर दे दे। और ऐसा नहीं कि सब कुछ अंदाजे पर चल रहा था, नहीं, वजन और माप के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम था। उनका ट्रेड नेटवर्क पता है कहाँ तक फैला था? मेसोपोटामिया तक। और आबादी करीब करीब 50 लाख। उस जमाने के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्बन पॉपुलेशंस में से एक थी। तो फिर ऐसी सिविलाइजेशन इतिहास के पन्नों से ऐसे गायब कैसे हो गई? यही वो सवाल था, वो पहेली थी जिसने लगभग 100 सालों तक आर्कियोलॉजिस्ट की नींद उड़ा रखी थी। ऐसा लगता था मानो वो बस हवा में घुल गए हों। तो चलिए सबसे पहले उन शुरुआती थ्योरीज पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की। कुछ बड़ी ड्रामेटिक थ्योरीज थी सच में। तो शुरू में ना दो मेन सस्पेक्ट थे। पहली थ्योरी थी आर्यन इन्वेजन, मतलब बाहर से कोई घुमंतू कबीला आया, हमला किया और इन शहरों को तबाह कर दिया। और दूसरी थ्योरी थी किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा की। मान लीजिए कोई भयंकर बाढ़ आई या सिंधु नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया और सब खत्म कर दिया। ये हमारी हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन के कह सकते हैं पहले दो बड़े संदिग्ध थे। और ये जो आक्रमण वाली थ्योरी थी ना, उसे और मजबूती मिली एक नाम से, मॉर्टिमर व्हीलर। उन्होंने ऋग्वेद का जिक्र किया जिसमें देव इंद्र को पुरंदर कहा गया है। और पुरंदर का मतलब क्या है? किलों को तोड़ने वाला। अब आप सोचिए, इस एक शब्द ने कैसे इस पूरी थ्योरी को उस वक्त के लिए बहुत बहुत ज्यादा भरोसेमंद बना दिया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। जैसे जैसे और सबूत सामने आए, ये थियरीज फिट नहीं बैठ रही थीं। मिसाल के तौर पर टाइमलाइन ही मैच नहीं हो रही थी। आर्यों के आने का जो अंदाजा लगाया गया और हड़प्पा के पतन का जो समय था, दोनों में गैप था। साफ था जवाब कहीं और था, और अब विज्ञान को एक नई दिशा में देखना था। तो अब आते हैं असली गेम चेंजर पर। देखते हैं कि कैसे नए साइंटिफिक टूल्स ने इस पूरी मिस्ट्री को एक नए एंगल से दिखाया और शायद सुलझा भी दिया। अब इन्वेस्टिगेशन का फोकस पूरी तरह से बदल गया। अब सबूत हथियारों या कंकालों में नहीं, बल्कि एंशिएंट क्लाइमेट डेटा में खोजे जा रहे थे। ये बिल्कुल वैसा था जैसे किसी क्राइम सीन पर फोरेंसिक टीम काम करती है, पर यहां क्राइम सीन हजारों साल पुराना था। तो साइंटिस्ट को क्या मिला, ये टाइमलाइन देखिए। ये कोई 1-2 साल का सूखा नहीं था, ये एक के बाद एक आए क्लाइमेट शॉक्स की पूरी सीरीज थी जो लगभग 1000 साल तक चली। यहां जो BP लिखा है उसका मतलब है बिफोर प्रेजेंट, यानी आज से इतने साल पहले। ये एक बहुत ही धीमी और तकलीफदेह प्रक्रिया थी जिसने धीरे धीरे इस महान सभ्यता की कमर तोड़ दी। और इनमें से जो तीसरा सूखा था D3, वो सबसे खतरनाक था। एक हालिया स्टडी के आंकड़े देखिए, जरा इन नंबर्स को समझने की कोशिश कीजिए। 164 साल तक पूरे सिविलाइजेशन के 91% हिस्से में हर साल औसतन 13% कम बारिश हुई। ये आंकड़े किसी भी सभ्यता को घुटनों पर लाने के लिए काफी थे। 164 साल, मैं फिर से दोहराता हूं, 164 साल। ये कोई एक खराब मॉनसून नहीं था, ये कई पीढ़ियों का संघर्ष था। सोचिए, दादा, पिता, बेटा, पोता, सब ने अपनी जिंदगी सूखे में ही गुजारी है। इसका समाज पर, उनकी सोच पर, उनके जीने के तरीके पर क्या असर हुआ होगा? तो यहां सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? ये क्लाइमेट चेंज अचानक से किसी एंड का कारण नहीं बना। नहीं, इसने उन्हें मजबूर किया बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए। तो हड़प्पा के लोगों ने क्या किया? उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सरवाइव करने के लिए 3 बड़े कदम उठाए। वो बेचारे विक्टिम नहीं थे, वो बहुत रेजिलिएंट थे, बहुत अडैप्टिव थे। उन्होंने जगह बदली, फसलें बदली और अपना पूरा लाइफस्टाइल ही बदल दिया। और इसी प्रोसेस को कहते हैं डी-अर्बनाइजेशन। ये एक बहुत ही की कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग मर गए या गायब हो गए, नहीं। इसका मतलब है कि उन्होंने बड़े भीड़-भाड़ वाले शहर छोड़ दिए और छोटे-छोटे गांवों में, अलग-अलग बस्तियों में जाकर बस गए। समाज का ढांचा ही बदल गया। और ये उनकी स्मार्टनेस को दिखाता है। देखिए उन्होंने क्या-क्या बदला। उन्होंने अपनी फसलें बदल दी। जहां पहले गेहूं और जौ उगाते थे जिसमें ज्यादा पानी लगता है, अब वो बाजरा जैसी फसलें उगाने लगे जो सूखे में भी हो जाती हैं।
उनका लाइफस्टाइल बदला। कई लोग एक जगह टिककर खेती करने के बजाय अपने पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, और उनके शहर भी बदल गए। पॉपुलेशन उन इलाकों में शिफ्ट हो गई जहां बारिश थोड़ी बेहतर थी, जैसे गुजरात और गंगा के मैदानी इलाके। और सबसे ज़रूरी बात, शहर भले ही वीरान हो गए, पर उनकी संस्कृति, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने का तरीका, खेती के तरीके, वो इन नए इलाकों में भी जिंदा रहे। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये प्राचीन दास्तां आज भी जिंदा है, और पता है, आज भी इस पर जबरदस्त बहस होती है। चलिए देखते हैं कैसे। अब इस पूरी पहेली में एक नया और बहुत ही पावरफुल सुराग जुड़ता है, डीएनए। राखीगढ़ी की साइट से मिले एक पुराने कंकाल पर हुई कटिंग एज जेनेटिक रिसर्च। तो इस रिसर्च पेपर का टाइटल ही सब कुछ कह देता है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि राखीगढ़ी में मिले उस व्यक्ति के डीएनए में न तो स्टेपी के पशुचारकों के जीन्स मिले और ना ही ईरानी किसानों के। ये वो दो ग्रुप्स हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वो बाद में भारत आए थे। और बस यहीं से एक नई बहस का दरवाज़ा खुल गया। और ये बहस बहुत दिलचस्प है। देखिए, जो साइंटिफिक पेपर पब्लिश हुआ उसका निष्कर्ष तो ये कहता है कि इंडो यूरोपियन भाषाएं बाहर से, यानी सेंट्रल एशिया के रास्ते भारत आईं। ये आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को सपोर्ट करता है। लेकिन इसी पेपर के जो लीड भारतीय रिसर्चर हैं, उनका पब्लिक में स्टैंड अलग है। वो कहते हैं कि ये डेटा आउट ऑफ इंडिया थ्योरी को मजबूत करता है, मतलब भाषाएं और लोग भारत से बाहर गए। तो ये एक क्लासिक केस है जहां एक ही साइंटिफिक डेटा के दो अलग अलग व्याख्याएं की जा रही हैं। ये दिखाता है कि विज्ञान में भी व्याख्याएं कितनी जटिल हो सकती हैं। तो शहर वीरान हो गए, उनकी लिपि हम आज तक पढ़ नहीं पाए। लेकिन क्या हड़प्पा सभ्यता सच में खत्म हो गई? नहीं, उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है। प्रोटोशिव यानी पशुपति की पूजा, मातृदेवी की पूजा, वजन के लिए 16 के अनुपात का सिस्टम, और तो और बैलगाड़ी और नावों के जो डिजाइन वो इस्तेमाल करते थे, वो आज भी भारत के कई हिस्सों में देखे जा सकते हैं। उनकी गूंज आज भी हमारे बीच है। और आखिर में एक सवाल, हम आज क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के दौर में जी रहे हैं। ऐसे में हजारों साल पहले हड़प्पा के लोगों ने जिस तरह मुश्किल हालात का सामना किया, जिस तरह वो बदले और जिंदा रहे, क्या उनकी उस कहानी में, उनके उस लचीलेपन में हमारे लिए कोई सबक छिपा है?